इस कार्बन ने इस H से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा कि तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोलो मुझे क्या करना होगा? तुझे H को यहां जाना पड़ेगा, तुझे यहां जाना पड़ेगा। ये कंपाउंड बोला कि तुझे इस कार्बन से हटके यहां जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे चली जाऊं? वो कार्बन तो पॉजिटिव है, मैं कैसे चली जाऊं उसके पास ऐसे? एक तरीका है, तू माइनस बन के चली जा। कमाल की बात कर रहे हो, मैं माइनस कैसे रख सकती हूं? मैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं, मैं माइनस नहीं बनूंगी, मैं माइनस नहीं बनूंगी, मैं तो प्लस बना सकती हूं, मैं क्यों जाऊं? देख, परिवार की इज्जत का सवाल है, तुझे थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। और तू गई, ये गई बाबूजी, H गई माइनस बन के। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से। अब देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप भी जानते हैं, बिकॉज कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल रिएक्शंस जो कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के अंदर आती है डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन मैकेनिज्म। इट मींस रिएक्शन मैकेनिज्म अगर ढंग से समझ में आ जाती तो मान लीजिए ऑर्गेनिक का बहुत सारा हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर तो छोटी मोटी नेम रिएक्शंस वगैरह बचती हैं जो हम आराम से संभाल सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म का आना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म पे ही पूरा ऑर्गेनिक बेस्ड है, पूरा डिपेंड करता है, इसलिए मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझना है। मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूं आपके सामने रिएक्शन मैकेनिज्म की पहली मैकेनिज्म, एडिशनल रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, जिसको आप शॉर्ट में AE कह सकते हो या फिर EA कह सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह दो, मैकेनिज्म कह दो, एक ही बात है। एक हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशनल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल एडिशनल मैकेनिज्म को आप चाहो तो शॉर्ट में AFR कह दो, चाहे FRR, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म कह सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को आप AN शॉर्ट में कह सकते हो या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और मैकेनिज्म कह सकते हो। अगर हम बात करें इन तीनों की अलग अलग, तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन एल्कीन और एल्काइंस देती है मोस्टली। एल्कीन और एल्काइंस में ये देखने को मिलती है, यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे पहली मैकेनिज्म की, तो पहली मैकेनिज्म एल्कीन और एल्काइन दे सकती हैं। दूसरे नंबर पे आता है मेरे बालकों फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। ये भी एल्कीन और एल्काइन की ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मानी जाती है। एल्कीन और एल्काइन ये भी देती है। अब बात ये आती है कि साहब कंपाउंड को कैसे पता लगता है कि मुझे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म करना है? तो सिंपल सा तरीका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के अंदर कोई ना कोई पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस होती है। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही होती है, जबकि एल्कीन और एल्काइन में अगर ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करा दें, यानी कि फोटोन या अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाए, या फिर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ध्यान रखें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन से बना हुआ कोई पेरोक्साइड जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, डाइएल्किल पेरोक्साइड हो सकता है, तो समझ जाना वही रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन में जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करेगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जनरली HBr का इस्तेमाल किया जाता है। HCl, HF और HI ये रिएक्शन नहीं दे पाते। इसके रीजन है, एक्चुअली क्या होता है कि तो HBr, HF, HCl और HI में से HBr ही ये रिएक्शन दे पाता है। HBr क्यों दे पाता है? क्योंकि इससे जो H रेडिकल और Br रेडिकल का जो बनना है वो इजी होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जबकि HF, HCl और HI के अंदर जब रेडिकल बनते हैं और रेडिकल का एडिशन एल्कीन या एल्काइन पर किया जाता है, तो उन दोनों स्टेप्स में से इनके रेडिकल बनने या रेडिकल के एल्कीन एल्काइन पर जुड़ने, दोनों स्टेप में से कोई ना कोई स्टेप या दोनों स्टेप
हाईली एंडोथर्मिक होते हैं और इतनी ज्यादा हीट रिएक्शन में प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इस वजह से ये रिएक्शन इन तीनों के द्वारा नहीं दी जा सकती, यानी कि जनरली आपको फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म HBr में देखने को मिलेगा हैलोजन एसिड्स के अंदर। और भी कंपाउंड है जो इस तरीके की रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन हमें औरों की जरूरत नहीं, जिनकी अभी जरूरत है उनकी बात कर रहे हैं। HBr में ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, HF, HCl, HI के अंदर ये रिएक्शन देखने को नहीं मिल पाती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है ये जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। इट मींस द कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, इनके अंदर ये रिएक्शन ज्यादातर देखने को मिलती है। और भी कंपाउंड्स ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना अपने को जिन पे ज्यादा फोकस करना है, अभी उन्हीं की बात करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले आपके सामने एल्कीन और एल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म की बात करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, कई तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि भाई आपको 4 कंपाउंड दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। आपसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपको कंपाउंड दे दिया, एक एथीन दे दी, एक आपको प्रोपीन दे दी, एक आपको ब्यूटीन दे दी, ऐसे कई कंपाउंड आपको मिल गए और आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। या फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई मुझे सब पे HCl का एडिशन करना है, HCl एडिशन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। HBr का एडिशन करना है, उसके लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। अब एल्कीन और एल्काइन पर रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन से निकलेगा? AE वाला ही निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल मैकेनिज्म से रिएक्शन करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो तब होती है जब कोई सनलाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से होगी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, किस पे डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। दूसरा सवाल को भी सॉल्व करेंगे। इस वाले को पहले क्वेश्चन के बारे में बता दूं, किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस बार। दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एक रिएक्शन आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए। आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई रिएक्शन दे दी और उस रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछ लिया। सपोज दैट आपसे कहा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr का एडिशन कराओ और बताओ क्या बनेगा। तो देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ रिएक्शन के अंदर तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही करना है। आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही करेंगे। जो फ्री रेडिकल एडिशन है वो तो तभी करना है जब यहां एरो के ऊपर कोई पेरोक्साइड या सनलाइट लिखा हुआ हो। एक और क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर मैं HBr का अटैक करा रहा हूं। या फिर आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए कि C6H5 CH3 डबल बॉन्ड CH2 पर HCl का एडिशन कराइए। या फिर आपको एक रिएक्शन ये दे दी कि ये एक साइक्लोपेंटेन है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड लगा के दे दिया। मान लो यहाँ आपको डबल बॉन्ड लगा के दे दिया इस तरह से, और आपसे कहा जाए कि बताओ इस रिएक्शन का एडिशनल प्रोडक्ट क्या होगा अगर इस पे HI जोड़ दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? और ऐसी ही एक रिएक्शन और मैं यहां लिख देता हूं। आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए इसकी जगह ये कंपाउंड है आपके पास यहां, और यहां ये लगा दिया मैंने, इधर डबल बॉन्ड, देखो इसमें इधर डबल बॉन्ड लगाया, इसमें इधर, और आपसे कहा जाए कि बताइए अगर HBr को इस पे ऐड कराया दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से आपसे प्रोडक्ट भी पूछे जा सकते हैं। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिना मैकेनिज्म के नहीं होंगे। जब तक मैकेनिज्म नहीं आएगी तब तक हम सवाल नहीं कर सकते।
क्योंकि हमें तो यही पता नहीं है कि इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी आखिर देखी कैसी जाती है। तो देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म का रोल सिर्फ इतना सा है, आपको ये पता करना है उस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म के अंदर स्लो स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप मतलब कौन सा ऐसा स्टेप है, क्योंकि मैकेनिज्म होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर 2-3 स्टेप्स लिखे मिलेंगे आपको, क्योंकि मैकेनिज्म तो पूरे स्टेप्स के साथ है। अब उन स्टेप्स में से आपको स्लोएस्ट स्टेप का पता होना चाहिए। जो स्टेप स्लो होगा, उस स्लो स्टेप में आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा, यानी कि जो साइड में प्रोडक्ट साइड में जो लिखा हुआ स्पीशीज मिलेगा, उसकी स्टेबिलिटी से आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, बात को समझना, कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, कोई भी तरह की, चाहे वो एडिशनल हो, चाहे सब्स्टिट्यूशनल हो, चाहे एलिमिनेशन हो, किसी भी तरीके की मैकेनिज्म क्यों ना लग रही हो, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर उस रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। मेरा बच्चा याद कर लो इसको। अब आप ये मान लीजिए आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये लाइन याद रह जाएगी। तो किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, चाहे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहे हो, चाहे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहे हो, चाहे E1 E2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहे हो, आप SN1 SN2 E1 E2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आप किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जब भी आपसे पूछा जाए, एक ही कॉन्सेप्ट लगाना, उस रिएक्शन का, उस मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट आपको पता होना चाहिए। बस उस इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए वहां क्या फैसिलिटी है ये देखना। जिसका जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, समझ जाना उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, यानी वो कंपाउंड, वो सबस्ट्रेट उतनी तेजी से रिएक्शन करेगा, उतनी ही फास्ट रिएक्शन कर लेगा। यानी किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी उस रिएक्शन के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मैं करता हूं इन सवालों को, पहले मैकेनिज्म दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था हर क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। देखो, सपोज दैट, समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मेरा यहां टॉपिक चल रहा है मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल मैकेनिज्म या EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। सपोज दैट मेरे पास एक कंपाउंड है, ये है CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे मैं किसी रिएजेंट का अटैक करवा रहा हूं। रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद मुझे पता लगा कि इस रिएक्शन में मुझे 2 तरह के प्रोडक्ट मिले। एक बार H यहां जुड़ा और Cl यहां जुड़ गया, तो एक प्रोडक्ट मुझे ऐसा भी दिखा जिसमें Cl यहां जुड़ गया और H यहां जुड़ गया। बात ये आती है कि साहब क्या ये दोनों बनेंगे? यस, पहली चीज तो ये याद रखें कि दोनों ही बनते हैं। दूसरी चीज, इनमें से ज्यादा कौन बनता है? तो दूसरी चीज ये याद रखें कि ये ज्यादा बनता है। तीसरा सवाल, क्यों ज्यादा बनता है? तो आपको याद रखना है कि भाई इसमें मार्कोनिकॉफ का रूल लग गया, इसलिए ज्यादा बनता है। चौथी बात, आखिर ये मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है? तो भैया मार्कोनिकॉफ का रूल बोलता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, negative part of reagent attacks on the carbon which have less hydrogen, यानी कि नेगेटिव पार्ट उस पे डिपेंड, उस पे रिएक्ट करेगा, उस पे ज्यादा अटैक करेगा जिस पे हाइड्रोजन कम है। ऐसा कुछ मार्कोनिकॉफ ने बताया। मार्कोनिकॉफ का रूल सुना, समझ में आ गया कि भाई ठीक है, जिस पे हाइड्रोजन कम होगी, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगी, मैं नेगेटिव पार्ट को जोड़ दूंगा, मुझे मेरा मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। और हमने ऐसा ही किया और अगले सवाल में इसको फॉलो किया, तो भाई साहब झाग आ गए बेटा। मैंने वही किया जो आपने अभी बोला कि मार्कोनिकॉफ ने बोला कि निगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पे हाइड्रोजन कम है, और मैंने जोड़ दिया। तो CCl3 CHCl
CH3 और मैंने कह दिया कि भाई ये मेजर हो गया। पता लगा कि ये तो गलत हो गया आंसर, 5 नंबर कट गए मेरे। ओ माय गॉड, ये चक्कर क्या है? मार्कोनिकोव का रूल गलत है या मैंने गलत किया है? तो पता लगा भैया मार्कोनिकोव का रूल पूरी तरह से सही नहीं था। मार्कोनिकोव का रूल एक तुक्का था, तुक्का, एक वैसे ही फेंकी गई बात थी, जो कुछ पे तो लग रही थी और कुछ पे नहीं लग रही थी। क्योंकि रियल रीजन तो ये है कि मार्कोनिकोव को भी पूरी तरह से मैकेनिज्म का उस टाइम पता नहीं था जब उसने ये रूल दिया। बाद में ऐसा कई रिएक्शंस के साथ हुआ। मैंने एक और रिएक्शन देखी तो उसमें पता लगा कि जैसे ही मैंने C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, देखना भैया ये मैंने कर दिया ऐसे, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH3 और इस पे भी मैंने अटैक करा दिया एक कंपाउंड का। और जैसा भैया मार्कोनिकोव ने बोला था मैंने अटैक करा दिया लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर। तो मेरा प्रोडक्ट बन गया PHCH2 सिंगल बॉन्ड CBr CH3 और भैया मेरे नंबर फिर कट गए। ओ भैया ये मार्कोनिकोव तो बर्बाद करवा के छोड़ेगा अपने को। ये चक्कर क्या पड़ रहा है यार? पता लगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट तो ये था CCl3 CH2CH2Cl और इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये निकला PHCHBr CHCH3 बात समझ नहीं आई आखिर ये चक्कर क्या है? मार्कोनिकोव गलत बोल रहा है या हम गलत कर रहे हैं? तो पता लगा कि मार्कोनिकोव ने ही गलत बोला था। आखिर गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है कि इसकी मैकेनिज्म ही पता नहीं है आपको। तो मार्कोनिकोव गलत बोल रहा है तो इनमें गलत हो गया, इनमें सही कैसे हो गया? एक्चुअली ये भी मार्कोनिकोव की वजह से नहीं, मैकेनिज्म की वजह से सही हो गया। तुक्का यहां लग गया, यहां नहीं लगा क्योंकि मार्कोनिकोव का रूल सही था ही नहीं। ओफो, इतना बड़ा आदमी था वो, तो इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतनी गलत बात कैसे कही? आखिर चक्कर क्या है? क्या मैकेनिज्म लग रही है इसमें? तो मालूम चला इसकी मैकेनिज्म ही अलग है। रिएक्शन में क्या हुआ था अब पूरी कहानी देखिए, फिर समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या थी। मैंने फिर से उसी रिएक्शन को उठाया, वापस वही तीनों चीजें वापस उठाऊंगा मैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr या HCl या HI जो भी आप चाहें। जब ये रिएक्शन हुई तो हुआ क्या था? सबसे पहले इस रिएक्शन में HBr ने अपने आप को आयोनाइज किया और ये आयोनाइज हो गया H प्लस और Br माइनस में। समझना बाबू, ये H प्लस और Br माइनस में आयोनाइज हो गया। इनको आयोनाइज करने के लिए या तो किसी पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है या फिर कंपाउंड सेल्फ आयोनाइज भी हो जाते हैं। आयोनाइज होने के बाद CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर पहला अटैक करने के लिए H प्लस आ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। बच्चों, सबस्ट्रेट पर पहला अटैक जो करेगा वही रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम बनेगा। सबस्ट्रेट पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पहले तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी, और अगर फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी। लेकिन सर आपको ये कैसे पता लगा कि पहले H प्लस ही अटैक करेगा? नहीं, Br माइनस का भी तो अटैक करा सकते थे।
या Cl होता तो Cl का भी तो अटैक करा सकते थे। बिल्कुल, देख लेते हैं क्यों H प्लस ने अटैक किया। जब मैंने H प्लस का अटैक किया तो अटैक करने के बाद कार्बन पे प्लस आया, यानी कि एक कार्बोकैटायन आया। आप कहीं भी जोड़ के देख लीजिए H को, कार्बोकैटायन बनेगा। और जब मैंने Cl माइनस का अटैक किया तो आप कहीं भी Cl को जोड़ के देख लीजिए, आपको एक कार्ब एनायन मिलेगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, कार्बन पे पॉजिटिव बढ़िया है कि कार्बन पे निगेटिव? नहीं, आप ही बताइए। कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा बढ़िया होता है, नेगेटिव का नहीं। इसलिए कार्बन पर यानी इस एल्कीन पर पहला अटैक करने का हक H प्लस को है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला अटैक H प्लस ने क्यों किया? क्योंकि इंटरमीडिएट कैटायन बन रहा है। और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक से एनायन, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता, जो कि गलत बात है, वो नहीं बनना चाहिए था। पहली रीजन तो ये। दूसरा रीजन सुनो इसका, क्यों इसने अटैक किया। भाई एल्कीन है, एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी होने की वजह से एक इलेक्ट्रोफाइल ही इसकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल जब आप लेके आओगे तो न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में रिपेल करेंगे। इसलिए न्यूक्लियोफाइल की जगह पहला अटैक E प्लस का यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल का ही होता है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं, लाइक एल्कीन, एल्काइन, उनके ऊपर पहला अटैक करने का हक इलेक्ट्रोफाइल का होता है। बेंजीन भी ऐसा ही है, बेंजीन में भी 3-3 पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए उस पर भी पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल ही करता है। अब वो क्या करेगा अटैक करने के बाद बेंजीन में, वो जब आएगा तब देखेंगे। हाल फिलहाल इस पे आ जाइए तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक क्यों किया। अब इलेक्ट्रोफाइल के सामने दो दो साइट है, अटैक यहां करूं या यहां करूं। H प्लस दोनों में से किसी जगह भी अटैक करने को तैयार है, लेकिन क्या ये तैयार है? सबस्ट्रेट तैयार है? सबस्ट्रेट चेक करेगा पहले, सबस्ट्रेट सोचेगा पहले कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करता हूं, क्योंकि मुझे आयोनाइज तो होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला एक आयन है। जब अटैक करने वाला आयन होता है तो सबस्ट्रेट भी अपना होमोलाइटिक नहीं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन करता है, और आने वाला जब कोई एक फ्री रेडिकल होता है तो वो सबस्ट्रेट भी अपना होमोलाइटिक फ्यूजन करता है। मतलब जैसी नेचर इसकी वैसा ही नेचर ये बनने की कोशिश करता है। ये आयन है तो ये आयन बनाने की कोशिश करेगा, ये रेडिकल होता, फ्री रेडिकल होता तो ये फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता, लेकिन ये आयन है इसलिए ये भी अपने आप को आयोनाइज करेगा। और आयोनाइज करने के लिए इसके पास तरीका क्या है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करें किधर? अगर इधर करते हैं तो इस पे माइनस बनता है और इस पे प्लस बनता है, और अगर शिफ्टिंग इधर करते हैं तो इस पे माइनस बनता है और इस पे प्लस बनता है। मेरी बात को समझना भाई, H प्लस तो उस पे अटैक करेगा जिस पे माइनस आएगा। मैंने इसको इधर अटैक कराया तो H प्लस इस पे अटैक कर जाएगा। समझ रहे हो? ये इस पे अटैक कर रहा है, ये भी इसी पे अटैक कर रहा है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है जब रिएजेंट का अटैक एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑन सेम कार्बन, यानी कि दोनों चीजें एक ही कार्बन पर हो रही हो, इसका अटैक भी और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों जब एक ही कार्बन पे हो रहे हो तो उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और अगर ये डायरेक्शन अलग अलग होती तो इसे निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब बात ये आ रही कि इस पे अटैक हुआ क्यों? क्योंकि इस पे अटैक होने से H तो इस पे जुड़ जाएगा तो ये तो बैलेंस हो जाएगा और इस पे प्लस बच जाएगा और आपको कैटायन मिलेगा ये वाला। और अगर मान लीजिए आप उल्टा करते, ये इधर शिफ्ट करते तो इस पे तो आ जाता माइनस, जिस पे तो जुड़ जाती H,
और आपको कैटायन मिलता ये वाला CH3 CH2 CH2 प्लस। आप खुद सोचो, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और सब जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा चांस इस वाले कैटायन के बनने के होंगे और ये कम क्वांटिटी में बनेगा। यही रीजन है कि जब प्रोडक्शन होगा तो इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा और इससे कम, इसलिए अगला जो जुड़ेगा Br माइनस, वो Br माइनस सेकेंड स्टेप में इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, CH3 CH Br CH3 और यहाँ CH3 CH2 CH2 Br। तो प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन मेजर ये बनेगा क्योंकि ये स्टेबल इंटरमीडिएट से बना है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि गौर से देखो इस रिएक्शन का। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप और ये हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एक न्यूट्रल कंपाउंड आयोनाइज हो रहा है, एक न्यूट्रल अच्छे खासे स्टेबल कंपाउंड को आप आयोनाइज कर रहे हो। ये स्टेप फास्ट कैसे हो सकता है? दिस इज द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप्स ही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होते हैं। स्लो स्टेप से ही आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। आप रिएक्शन के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में जो भी जानना चाहते हैं आप स्लो स्टेप से पता कीजिए। स्लो स्टेप में बनने वाले इंटरमीडिएट से पता कीजिए। यह है इसका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनेंगे कार्बोकैटायन। 1 डिग्री भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा। 1 डिग्री से भी प्रोडक्शन होगा, 2 डिग्री से भी होगा, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन 2 डिग्री से होगा, ज्यादा प्रोडक्शन स्टेबल इंटरमीडिएट से होगा। और इसी को समझ बैठा गलत अपना मार्कोनिकॉफ। उसे लगा कि निगेटिव पार्ट उस पे ज्यादा जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन कम है, जबकि ध्यान रखें प्रोडक्शन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कोई लेना देना ही नहीं था। प्रोडक्शन तो ज्यादा ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था। इट मींस प्रोडक्शन ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, नॉट ऑन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ H। बिल्कुल भी नंबर ऑफ H से लेना देना नहीं होता स्टेबिलिटी इसका, प्रोडक्शन का। नंबर ऑफ H कम ज्यादा हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मार्कोनिकॉफ का रूल पूरी तरह सही नहीं था, इसलिए मार्कोनिकॉफ के उस रूल को मॉडिफाइड कर दिया गया और नया मार्कोनिकॉफ रूल बना दिया, जिसको भी नाम मार्कोनिकॉफ के नाम से ही दिया गया और नाम हो गया मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल। और रूल था कि रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इट मींस नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ना कि लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। जो भी इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसी पे नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा और प्रोडक्शन मेजर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लॉजिक था कि नंबर ऑफ H देख के प्रोडक्ट बनाना है वो गलत था। सही लॉजिक तो ये है कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा है और कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। जो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी का प्रोडक्ट मेजर कहलाएगा। इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन का पहला स्टेप यानी कि ये वाला स्टेप स्लो है। ध्यान रखें, स्लोएस्ट स्टेप वही होता है जिसमें एक स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल स्पीशीज में बदल रहा हो। आप देखो, एक स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल स्पीशीज में बदल रहा है, एक न्यूट्रल और स्थायी चीज अस्थायी और आयोनाइज चीज के अंदर, आयन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो बताओ ये काम जल्दी जल्दी कैसे हो सकता है? तो धीरे धीरे ही होगा ना, ये जल्दी कैसे हो जाएगा? ये तो स्लो ही होगा भैया। और ये वाला स्टेप देखो दूसरा, इसमें ये कैटायन है और अटैक करने वाला Br एनायन है, दोनों के दोनों बर्बाद पड़े हैं। तो ये तो जल्दी जल्दी जुड़ के स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा स्टेप, ये वाला जो स्टेप है ये फास्ट होगा। हमें फास्ट स्टेप से कोई मतलब ही नहीं होता, सारा खेल तो स्लो स्टेप में रहता है।
क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में ही आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं। स्लो स्टेप ही आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाता है। फास्ट स्टेप तो इतना फास्ट होता है कि हवा ही नहीं लगती। और वैसे भी दूसरे इस स्टेप के अंदर देखो, फैले हुए रायते को समेटने का ही तो काम हुआ है। इधर से ये कैटायन बना दिया आपने, उधर से वो Br- घूम रहा है बेचारा पागलों की तरह। तो ये कैटायन और एनायन तो वैसे ही बावलों की तरह घूम रहे हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो फास्ट काम होगा, फटाफट से प्रोडक्शन होगा। ये तो दोनों अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल स्पीशीज मिलके स्टेबल बनने जा रही है, तो ये तो फास्ट होगा ना। तो कुल मिला के पहले स्टेप से मतलब रखो। और पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जब भी होगा किसी एल्कीन या एल्काइन में, आपको देखना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और वो देखने का तरीका है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सारी दुनिया जानती है कि पॉजिटिव ग्रुप्स बढ़ाते हैं और नेगेटिव ग्रुप्स घटाते हैं मेरा बच्चा। समझे बात को? इसका मतलब सर, जो अभी 2 सवाल आपने किए थे पीछे, अब वो हो जाएंगे क्या हमसे? वो जो गलत हो गए थे, इसमें -5 आया था ना, हमारे नंबर कट गए थे। अब हो जाएंगे। मैं उठाता हूं उस सवाल को वापस। CCl3CH डबल बॉन्ड CH2 पर आपने HCl जोड़ा था। अब मार्कोनिकॉफ का पुराना वाला रूल लगाओगे तब तो Cl को कम हाइड्रोजन वाले पर जोड़ना पड़ेगा और प्रोडक्शन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। तो मॉडिफाइड MKR जोड़ो। और मॉडिफाइड MKR बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। कैटायन बना डालो इसके। मैंने H+ का अटैक करके जब इसके कैटायन बनाए तो भैया मेरे सामने 2 तरह के कैटायन आए, एक ये आया और एक ये आया। अब आप खुद सोच के बताओ इन दोनों में से कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है? बाबू नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला 2 डिग्री है फिर भी अनस्टेबल है, नीचे वाला 1 डिग्री है फिर भी मोर स्टेबल है। और इसका रीजन है ये -I ग्रुप लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से। -I ग्रुप कभी भी अपने बगल वाले कार्बन पे प्लस को रहने नहीं देगा। तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मेजर प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? ये है मेजर प्रोडक्ट। अब जोड़ो इसके ऊपर Cl, CCl3CH2CH2Cl, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। इससे बनने वाला प्रोडक्ट तो माइनॉरिटी में आएगा, बहुत कम बनेगा। समझ में आ रहा है? अब मैं वो तीसरा सवाल भी कर देता हूं, देखो आपके सामने, वो भी उठा लो। C6H5CH डबल बॉन्ड CCH3CH3 प्लस HBr। ध्यान रखें, मार्कोनिकॉफ का रूल मॉडिफाइड वाला लगाना है, पुराना वाला नहीं। पुराना वाला रूल तो तुक्का था, कहीं कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है, क्योंकि वो रूल नंबर ऑफ H पे डिपेंड है, जबकि प्रोडक्शन नंबर ऑफ H पे डिपेंड करता ही नहीं है। प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। C6H5CH प्लस CCH3CH3 C6H5CH2CCH3 H+ का अटैक मैंने एक बार यहां कराया, एक बार यहां कराया, और दोनों बार मेरे को 2 तरह के कैटायन मिले। अब बताओ देख के कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है? मेरा बच्चा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। बाय गॉड,
बेंजाइल कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता है विद बेंजीन रिंग, जबकि यहां सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी स्टेबिलिटी है और कोई ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये 2 डिग्री होने के बाद भी ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए आपका जो मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का होगा वो होगा ये। इसमें आपको यहां Br लगाना पड़ेगा और आपको आपका मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा। दिस इज द मेजर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पहला अटैक कोई इलेक्ट्रोफाइल करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप वो होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन मैकेनिज्म में मार्कोनिकॉफ का रूल अप्लाई होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल मैकेनिज्म में मार्कोनिकॉफ का रूल केवल उन्हीं एल्कीन्स और एल्काइंस पर ही अप्लाई होता है जो एसिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक एल्कीन और एल्काइन होने पर या नंबर ऑफ H दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर सेम आने पर मार्कोनिकॉफ का रूल फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ H के डिफरेंस से ही तो मार्कोनिकॉफ ने अपना रूल बनाया था कि जिस पे कम होगी H उसी पे निगेटिव जुड़ेगा। अगर दोनों पे सेम हो गई, सिमेट्रिक एल्कीन हो गई, तो मार्कोनिकॉफ कैसे लगाओगे? ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बोले। अब मैं अपने इन क्वेश्चंस पे आता हूं जो इस बार चांस बनते हैं नीट में आने के। ध्यान रखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से अगर कोई सवाल आया तो इधर से आएगा। बहुत ही शानदार सवाल, देखते रहें। पहला क्वेश्चन, एई रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। 3-4 एल्कीन दे रहे हैं हम आपको, ठीक है भैया। क्या जोड़ना है? कुछ भी जोड़ लीजिए। HCl जोड़ लो, HBr जोड़ लो, HI जोड़ लो, HOH जोड़ लो, जो भी आप जोड़ना चाहो जोड़िए। मुझे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, क्योंकि सबका एडिशन एक ही तरीके से होने वाला है। तो मैंने लगाया दिमाग और चेक किया सबके कैटायन बना बना के, क्योंकि मुझे पता है कि एई रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होती है। तो इसमें बना 1 डिग्री कैटायन, इसमें जब कैटायन बनाया तो यहां प्लस आएगा, इसमें बनेगा 2 डिग्री कैटायन, और इसमें जब मैंने बनाया तो यहां बनेगा वही 2 डिग्री कैटायन। लेकिन मेरा बच्चा, मेरा बाबू, गौर से देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नजर आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट जिसके अंदर ज्यादा। अच्छा, मान लो यहां एक और लगा देता, लगा दो तो एक और लगा दो, क्या दिक्कत आ रही? एक और लगा लो, और लगा लो, कौन मना कर रहा है? मैं तो उससे फर्क ही क्या पड़ रहा है, आपकी जच्चे जो लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रही? आपको तो एक ही चीज देखनी है कि भाई कैटायन किसमें, क्योंकि अब ऐसे लगाओगे तो फिर मैं ऐसे कर दूंगा, यहां प्लस बना दूंगा, 3 डिग्री बना दूंगा उसको। भाई ये तो करोगे आप। यहां 1 डिग्री बना, यहाँ 2 डिग्री बना, या 3 डिग्री और बना लो। मैं तो कैटायन बनाऊंगा जी, सीधी सी बात। ये कैटायन बनाऊंगा, उनकी स्टेबिलिटी चेक करूंगा, जिसका कैटायन अच्छा बनेगा कह दूंगा रिएक्टिविटी ऑर्डर उसी की ज्यादा है, बात खत्म। तो सबसे ज्यादा ए रिएक्टिविटी उसकी, उससे कम, ये खत्म हो गया बात। मान लो ये सवाल ऐसे आ जाता, बेंजीन की रिंग पे कोई CH डबल बॉन्ड CH2 लगा देता। बेंजीन की रिंग पे कोई CH डबल बॉन्ड CH2 लगा के नीचे NO2 लगा देता, और बेंजीन की रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH2 लगा के कोई नीचे प्लस M ग्रुप लगा देता। सोच के देखो बाबू, सोच के देखो, ये और ये तीनों में बेंजाइल कैटायन बन रहा है।
तीनों में बेंजाइल कैटायन बन रहा है, लेकिन इस कैटायन की स्टेबिलिटी ये ग्रुप बहुत जबरदस्त बढ़ा देगा, इस कैटायन को ये बर्बाद कर देगा, और इस कैटायन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन इसका बनेगा और सबसे कम कैटायन स्टेबल इसका बनेगा, ये बीच में रहेगा। तो एई रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा तीसरे में एई रिएक्टिविटी रहेगी, उससे कम पहले में, सबसे कम दूसरे में रहेगी। हटा दूं? बोलो बेटा। दूसरा सवाल, अब इस सवाल में थोड़ा समझना है। आप पहला अटैक कराएंगे एक इलेक्ट्रोफाइल का और एक कैटायन बन जाएगा, और कैटायन बनने के बाद आप सेकंड स्टेप करेंगे, यानी कि आप जो निगेटिव पार्ट है उसको जोड़ेंगे आप। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना हमेशा, जैसा कि मैं सेकंड इसकी बात कर रहा हूं बेटा, इसमें कर रहा हूं, मैंने पहला स्टेप कंप्लीट किया, H+ का अटैक कराया, और अटैक कराने के बाद मेरे सामने दो कंडीशन आई, या तो मैं H इधर लगाऊं या फिर मैं इधर लगाऊं। H इधर लगाऊंगा तो प्लस इधर आएगा, H इधर लगाऊंगा तो प्लस इधर आएगा। तो भैया प्लस इधर ही लाना सही है, ये 2 डिग्री है, यहां प्लस आएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो H का अटैक करा दिया इधर और प्लस लगा दिया इधर, और अब मैं चल दिया आगे। लेकिन किंतु परंतु मेरे बच्चों, इससे आगे जाने से पहले एक बार ये सोच ले कि बना हुआ कार्बोकैटायन स्टेबल तो है ना। I mean, ऐसा तो नहीं है कि उस कंपाउंड में या उस स्पीशीज में इससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकती हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बना हुआ कार्बोकैटायन अभी कम स्टेबल है, अगर इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए तो ये और स्टेबल हो सकता है। तो भैया जब तक ये पूरी तरह से स्टेबल ना हो जाए तब तक आप Br- का अटैक नहीं करवाएंगे। भाई साहब सुन लीजिए पहले आप। तो मैंने चेक किया, ओ माय गॉड, ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जबकि इसी कंपाउंड में पड़ोस में 3 डिग्री कार्बन बैठा हुआ है। तो क्या करें? कुछ भी करो भैया, ये प्लस यहां लेके आओ, ये यहां आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। अरे ऐसे कैसे भी घर का राज है कि ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस यहां? अब ये तो करो आप कैसे भी। तो भैया पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी का सवाल था, परिवार की इज्जत का सवाल था भाई साहब, पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी का, पूरे कंपाउंड, पूरे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का सवाल था, पूरी स्पीशीज की इज्जत का सवाल था। इस कार्बन ने इस H से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा कि तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोलो मुझे क्या करना होगा? तुझे H को यहां जाना पड़ेगा, तुझे यहां जाना पड़ेगा। ये कंपाउंड बोला कि तुझे इस कार्बन से हटके यहां जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे चली जाऊं? वो कार्बन तो पॉजिटिव है, मैं कैसे चली जाऊं उसके पास ऐसे? एक तरीका है, तू माइनस बन के चली जा। कमाल की बात कर रहे हो, मैं माइनस कैसे रख सकती हूं? मैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं, मैं माइनस नहीं बनूंगी, मैं माइनस नहीं बनूंगी, मैं तो प्लस बना सकती हूं, मैं क्यों जाऊं? देख परिवार की इज्जत का सवाल है, तुझे थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। और तू गई, ये गई बाबूजी, H गई माइनस बन के, इसको कहते हैं H- की शिफ्टिंग हो गई। परिवार की इज्जत के खातिर, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी के खातिर, इंटरमीडिएट को स्थायी बनाने के खातिर H- शिफ्ट हो गई उस कार्बन पे। और देखो क्या हुआ, जैसे ही H- उस पे शिफ्ट हुई, इस पे प्लस बन गया, इस पे प्लस बन गया, और उसका प्लस इस H- से सेटिस्फाई हो गया,
और बाबूजी 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया और बैठे बैठे इस पूरी स्पीशीज की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? 100% हो सकता है। अरे कोई भी स्पीशीज अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने किसी एटम को इधर उधर भेज सकती है अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हो तो। समझ में आ रही है बात? भाई मुझे एक बात बता, इसने किसी से क्या लिया? किसी से कुछ लिया क्या? नहीं, ना किसी से कुछ लिया ना किसी से कुछ दिया। अपनी एच को इधर से निकाल के इधर भेजने में अगर उसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो प्रॉब्लम क्या है किसी को? भाई दूसरे को कहां ऐतराज हो सकता है? नहीं आप ही बताइए। भाई मेरे पास मान लीजिए 500 रुपए के नोट की एक गड्डी है और मैं गड्डी को ऊपर वाले पॉकेट में लेके चल रहा हूं तो मैं अनस्टेबल फील करूंगा ना यार। इतनी बड़ी गड्डी दिखेगी दुनिया को, समझ में नहीं आ रहा क्या लोग लूट लेंगे मुझे? तो मैं उस गड्डी को निकाल के आधे आधे थोड़े थोड़े करके, एक मैं इधर वाली पॉकेट में थोड़ा सा, मैं इधर वाली में थोड़ा, मैं अंदर वाली पॉकेट में थोड़ा, इधर थोड़ा, यहाँ कई जगह रख लूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? किससे क्या ले रहा हूं मैं अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने का मुझे पूरा हक है। मैं अपने पैसे को कहीं से भी कहीं अरेंज कर सकता हूं भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है? स्टेबिलिटी बढ़ाना मेरा हक है। मैं अपने आप को स्टेबल नहीं करूंगा क्या? ये अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा। किसी से कुछ लिया थोड़ी है, ये एच यहां से निकाल के इधर भेज दिया। इस तरीके की रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है। रीअरेंजमेंट यानी कि अपने पूरे स्ट्रक्चर को रिशेड्यूल करना, रीअरेंज करना, पुनर्व्यवस्थित करना और अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में ले आना। दिस इज रीअरेंजमेंट। और ध्यान रखिए ये होता तभी है जब एक अनस्टेबल स्पीशीज स्टेबल में कन्वर्ट हो रही हो। एक स्टेबल स्पीशीज अनस्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए रीअरेंजमेंट नहीं कर सकती। अब लाइए बीआर, ये आ गया बीआर और जुड़ गया बीआर तो मिल गया प्रोडक्ट। इसको कहते हैं आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट जो कि हाइड्राइड की शिफ्टिंग से निकला। तो यहां से लेके यहां तक अब ये पहला स्टेप है, ये दे दूसरा स्टेप, यहां से यहां दूसरा स्टेप। अब आपसे स्टेप नहीं पूछेगा कोई, बस आपको ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट पूछ सकता है कि भाई इसका इंटरमीडिएट कौन सा होगा स्टेबल, तो इसे टिक मत करना, ये इसका स्टेबल इंटरमीडिएट है, यहां तक जाएगी रिएक्शन। अगला सवाल, इसको ले आओ भैया, इधर ले आओ इसको। मैं ले आया इधर। सी 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 एच डबल बॉन्ड CH2। मेरा सवाल है कि मैं इसके ऊपर HCl, HBr, HI, HOH जोड़ रहा हूं। कोई भी कंपाउंड ENU टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक टाइप का कोई भी कंपाउंड एल्कीन पे जोड़ो, ऐसे ही चलेगा। रिएक्शन हुई, फिर से वही समस्या। क्या हो गया? अजी कुछ नहीं जी, पहले मैंने कैटायन बनाया तो मुझे तो ये कैटायन मिला, H+ का अटैक इधर करा दिया, पॉजिटिव यहां आ गया तो मुझे तो 2 डिग्री कैटायन मिला। तो दिक्कत क्या है? जोड़ दो भी यार। अरे नहीं भैया, अभी इसे रीअरेंज करना बाकी है। अब कैसे करेगा? मिथाइल को शिफ्ट करूंगा इधर। अब मैं मिथाइल को माइनस बना के शिफ्ट कर रहा हूं, इसको कहते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। मेरा बालक देख रहा है, सब समझ में आ रही है बेटा? ये CH3 इधर शिफ्ट किया, प्लस इधर आ गया तो ये बन गया। अब देखो ये CH3 माइनस बन के जाएगा, तभी तो इस पे प्लस बनेगा। तो CH3 माइनस शिफ्ट हो रहा है और प्लस इस पे आ रहा है। ये हो गया CH CH3 CH3 बन गया स्टेबल। 2 डिग्री से 3 डिग्री हो गया। अब जोड़ दो अपना Br, हो गया भैया प्रोडक्शन। CH3C CH3CH CH3CH3 मेरे बच्चों बन गया प्रोडक्ट रिएक्शन का। अगला उठाते हैं भैया। अगला सवाल सोच समझ के करना, झाग आने के चांस हैं, सोच के करना।
एक तरफ है बेंजीन और एक तरफ मिथाइल, एक तरफ है H, बीच में है डबल बॉन्ड प्लस HCl। बोलो बेटा क्या बनेगा, बोलो बेटा क्या बनेगा। देखो भैया पहला काम तो मैं वही करूंगा जो मैं करता आ रहा हूं। ये आ गया CH पे प्लस और ये आ गई H। भैया 2 डिग्री कैटायन बना दिए हैं हम, H का यहां जोड़ के प्लस लगा दिए। अब समस्या ये है कि इस प्लस को इधर भेजें कैसे, क्यों, कौन करेगा सेक्रीफाइस इन तीनों में। वैसे तो देखो हाइड्राइड की शिफ्टिंग बहुत इजी होती है, सबसे ज्यादा और तेज वही होती है, फिर भी आप सोच लिया करो, सोच लो, दिमाग से सोचो, दिमाग लगा के सोचना, मैं पूरा करके नहीं बता रहा। आप अगर मान लो बेंजीन को इधर भेज देते हैं, बेंजीन को इधर भेज देते हैं, प्लस को इधर लगा देते हैं, तो क्या फायदा होगा आपका, 2 डिग्री कैटायन मिलेगा। बाबू समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एमी वहीं रहने दो, H यहीं रहने दो, मैं बेंजीन को इधर भेज दूं और प्लस को इधर भेज दूं, तो क्या फायदा है इसका, क्या हुआ इसमें, तो बेकार हो गया तो मामला। तो फिर एक काम करो, एमी को इधर भेज दो और प्लस इधर ले लो। मैंने ऐसा ही किया, एमी को उधर भेज दिया और बेटा प्लस को इधर भेज दिया। हाँ यहां फायदा हुआ। पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट विद बेंजीन रिंग, रेजोनेंस होगा। ये तो बढ़िया काम हुआ। चला एक और चीज देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। अब की बार मैंने H को इधर भेजा, ये PH इधर छोड़ दिया, Me इधर छोड़ दिया, H उधर भेज दिया और मेरा बच्चा प्लस इधर भेज। ओ बाय गॉड, अब की बार तो रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। भैया गौर से देखो, यहां रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज Me यानी CH3 के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। जबरदस्त स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मेरा बाबू। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा मेरे बच्चों। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। थोड़ा ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ध्यान रखें, पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, और मेजर पूछे तो ये मेजर, ये ही मेजर, ये ही मेजर है अकेला। मेजर तो एक ही होता है ना। आ जाओ बेटा, देखो मैंने एक जैसी 2 स्ट्रक्चर बनाई ताकि मैं आपको कंपैरेटिवली समझा सकूं। बाबू समझना अब बात, आप HBr HI कुछ भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ आपको HI जोड़ के दिखा रहा हूं कि सब नीट में HI ही लिखा आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, ये मत सोचना। हाँ इस टाइप का आ सकता है, ये है मेरा मतलब। तो अटैक कराओ, पहला अटैक H+ का। बाबू सोच के, ध्यान रखें, दुनिया में होने वाला हर काम स्टेबिलिटी के लिए होता है। H+ का अटैक भी स्टेबिलिटी के लिए होगा। बनने वाली स्पीशीज स्टेबल बननी चाहिए, वो अटैक सही माना जाएगा। सोचो सोचो, मैं यहां H जोड़ दूं और यहां प्लस लगा दूं, यानी यहां तो H लगा दिया और यहां मैंने प्लस लगा दिया, तो ज्यादा बढ़िया है कि यहां मैं H लगा दूं और यहां प्लस लगा दूं, तो ज्यादा बढ़िया है। या तो प्लस यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो यहां आएगा तो 2 डिग्री, यहां आएगा तो 3 डिग्री। बोलो कौन सा चाहिए, 3 डिग्री बनेगा, समझे, 3 डिग्री कैटायन बनाना है। अब इसमें क्या कर सकते हो तुम, कुछ नहीं कर सकते, 3 डिग्री ऑलरेडी 3 डिग्री है भाई, इसमें 4 डिग्री तो तुम बना नहीं सकते, और कुछ यहाँ है नहीं, बस जोड़ दो, बात खत्म, बात खत्म बेटा। बाबू बात खत्म हो गई, जोड़ दे, हो गया काम। लगा ना जोर का झटका धीरे से, गड़बड़ मत कर देना, इसका तो यही है प्रोडक्ट। अब जो तुम सोच रहे हो ना वो ये है, इधर आओ, दिमाग में आ रहा होगा,
कि सर ये तो रिंग बड़ी हो जाती है। रिंग बड़ी हो जाएगी, यहां नहीं होगी, यहां होगी। अब देखना, जोड़ो जी जोड़ो, प्लस। अब डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, या तो प्लस यहां लगाओगे या फिर यहां लगाओगे। समझ में आ रही? या तो प्लस यहां या फिर यहां। यहां तो प्लस वैसे भी नहीं आ सकता अभी, तो या तो यहां या तो यहां। बताओ कहां लगाओगे? अब यहीं लगाओगे। 2 डिग्री बनाओगे कि 1 डिग्री बनाओगे? 2 डिग्री बनाओगे। जैसे ही ऐसे बन जाए प्लस, जैसे ही प्लस ऐसे आ जाए, ऐसे कैसे आ जाए? ऐसे आ जाए। 4 की रिंग या 5 की रिंग के ऊपर यहां प्लस आना चाहिए। बाबूजी सुन लो ढंग से, 5 की रिंग में यहां प्लस नहीं आना चाहिए, यहां प्लस आना चाहिए। 4 की रिंग ले लो, 4 की, यहां प्लस आना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस में ही रिंग एक्सपेंड होती है। ये रिंग 4 से 5 की हो जाएगी, ये 5 से 6 की हो जाएगी, ये जितने की है उतने की रहेगी। 4 कार्बन की रिंग के जस्ट ऊपर प्लस नहीं होना चाहिए, बल्कि 4 कार्बन की रिंग से जुड़े कार्बन पर प्लस होना चाहिए। 5 कार्बन की रिंग के जस्ट ऊपर प्लस नहीं होना चाहिए, 5 कार्बन की रिंग से जुड़े कार्बन पर प्लस होना चाहिए, तब रिंग एक्सपेंड होती है। और सब 3 की के ऊपर, 3 की रिंग के ऊपर जुड़े कार्बन पर अगर प्लस आ गया तो फिर इसको कोई एक्सपेंड नहीं कर सकता। ये तो मोस्ट स्टेबल है। आप भूल रहे हैं ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, यहां डांस होता है। डांसिंग रेजोनेंस समझाया था मैंने पीछे। डांसिंग रेजोनेंस एम इफेक्ट में डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इसमें कोई रिंग एक्सपेंड नहीं होती। और सर 6 कार्बन की रिंग में ऊपर कार्बन पे प्लस आ जाए तो कोई नहीं होती। मैंने कहा ना, कहीं कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। रिंग एक्सपेंशन सिर्फ इन 2 व्यवस्थाओं और सिस्टम्स में ही होगा। जचे जहां रिंग एक्सपेंड मत कर देना, वहां ऑप्शन में 6 का भी मिलेगा, ये कहीं -5 मत करवा लेना, नंबर कटवा लोगे। ये है रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन। ये 2 रिंग एक्सपेंड करेगी, इनमें नहीं होगा। अब वो ही करने जा रहा हूं मैं इधर। 5 की रिंग को 6 में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। सर लेकिन ऐसा कर ही क्यों रहे हो आप? नहीं, आप ही बताओ, अगर यहां पे जो H है उसको मैं शिफ्ट कर दूं, यानी कि हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दूं, समझना सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं तो मुझे तो ये वैसे ही 3 डिग्री मिल जाएगी, और फिर 3 डिग्री पे प्रोडक्ट जोड़ देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, Br जोड़ के या I जोड़ के, जो भी आप जोड़ रहे हो आप जोड़ दो I। देखो सर कितना सुंदर लग रहा है ये। सही कहा आपने, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसे देखना, एक तरीका तो ये कि H को शिफ्ट किया यहां और इसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बना लिया, और दूसरा तरीका ये कि H को शिफ्ट नहीं किया भाई साहब, बॉन्ड को ही शिफ्ट कर डाला। समझना बॉन्ड का एक्सपेंशन, बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे होगी। देखो ये बॉन्ड, ये वाला, ये तो यूं का यूं, ये नीचे ले गया, देखो ये नीचे ले गया ये वाला बॉन्ड, फिर ये इधर आ गया, देखो ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, देखो ये इधर आ गया, अब ये मैंने इधर कर दिया, देखो ये इधर कर दिया, अब ये मैंने ये ऊपर कर दिया, ये मैंने ऊपर कर दिया, और अब मैंने इसको यहां जोड़ने की बजाय सीधा यहां जोड़ दिया। बाय गॉड, पूरा का पूरा बॉन्ड रिंग के अंदर डाल दिया। इसको कहते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग, और इस बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से मालूम है क्या हो गया? रिंग एक्सपेंड हो गई, इसलिए इसको कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। गौर से देखो, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसको हटा के मैंने ऊपर लगा दिया। अब सोचो, जब ये बॉन्ड निकल के यहां से वहां चला गया
तो इस कार्बन की तो वैलेंसी कम हो गई होगी, गड़बड़ा गई होगी। यहाँ तो पहले तो इतने जो बॉन्ड जुड़े हुए थे और अब ये वाला बॉन्ड हटा के आपने ऊपर पहुंचा दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इस पे लगा देना। लो भैया पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर। नहीं यही समझ में? जब ये बॉन्ड निकाल के आप ऊपर पहुंचाओगे, ये ऊपर पहुंचा दिया यहाँ पे, इस कार्बन पे जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव यहां पहुंचा देना, इस पे डेफिशिएंसी हो गई ना, एक बॉन्ड की कमी हो गई। रिंग एक्सपेंड करने के बाद आप चाहे तो इसे सुंदर तरीके से बना सकते हैं, ऐसे 6 की रिंग और एक जगह प्लस और एक जगह मिथाइल। देख लो जिस पे प्लस है उसके बगल वाले पे मिथाइल है, ऐसे ही कर दिया मैंने। अब क्या करना है सर? अभी देख लेना बेटा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। अब तो स्टेबल हो गया। मैं आपको बता दूं 3 डिग्री 5 की रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 डिग्री की रिंग होती है। वो 6 कार्बन की रिंग होती है, भले ही वो 2 डिग्री क्यों ना हो। तो 5 की रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 की रिंग होती है। तो ये तो वैसे भी स्टेबल हो गया, और भी आप स्टेबल करो इसे। अब क्या बाकी रह गया गुरुजी? बाकी रह गया आप इस वाली H को यहां शिफ्ट करा सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकते हैं। सर ऐसे कब तक करते रहेंगे शिफ्टिंग? जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहे हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही बार शिफ्टिंग होती है, 2 बार शिफ्टिंग होती है, 10 बार शिफ्टिंग होती है। स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी तो शिफ्टिंग होती रहेगी, तो कम से कम 2 बार तो हो ही जाती है। देखो हो गई यहाँ पे शिफ्टिंग, H उधर गया, H के उधर जाते ही यहाँ प्लस आ गया, 3 डिग्री कैटायन बन गया, और 3 डिग्री कैटायन बनते ही जोड़ दीजिए आप अपना निगेटिव, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब ऑप्शन की बात करता हूं। ऑप्शन में ये आंसर आए अकेला, ये हो ही नहीं, 6 की रिंग ही नहीं दे रखी, तो फिर ये ही सही करना पड़ेगा। कई बार क्या करते हैं वो 5 की रिंग वाला तो प्रोडक्ट सही बना के दे देते हैं और 6 की रिंग वाला प्रोडक्ट गलत बना के रख देते हैं। तो बच्चे के दिमाग में ये तो रहता है कि रिंग एक्सपेंड होगी, रिंग एक्सपेंड होगी, और वो 6 की रिंग को सही करने के चक्कर में गलत क्वेश्चन, गलत प्रोडक्ट को चेक सही करके आ जाता है। अरे 6 की रिंग में देख तो ले, जो बना हुआ प्रोडक्ट वो वही है क्या जो तुम बनाना चाह रहे थे? तो देख लेना 5 की रिंग का प्रोडक्ट ये भी सही है, वो भी सही है, ये अकेला होगा तो ये सही, वो अकेला होगा तो वो सही। दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों ही बनते हैं, दोनों ही बनेंगे। और अगर दोनों और एक को सेलेक्ट करना हो तो फिर ये सबसे ज्यादा बनेगा, उसी को आप मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ साथ एल्कीन के भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। एल्कीन की एडिशन रिएक्शंस आपके सामने, जिसको आप हाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। देखो हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन वो भी आपका करा दिया। इस तरह से मैकेनिज्म के साथ एक क्वेश्चन हो गया है आपका। तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से करें, बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं इस बार आने के, मतलब इससे क्वेश्चन आएगा, ये मान लीजिए आप। ठीक है, अब मैं अगली मैकेनिज्म पे आता हूं।